अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। आज की कहानी है हीर रांझा। बहुत पहले पंजाब प्रांत में एक गांव था, तख्त हजारा। उस गांव के चौधरी मौजू का परिवार काफी बड़ा था। उसके 8 बेटे थे, जिनमें से 7 की शादियां हो चुकी थी। 8वां और सबसे छोटा बेटा, जिसकी आयु अब निकाह के योग्य हो चुकी थी, अभी तक कुंवारा था। सबसे छोटा बेटा होने के कारण वो अपने माता पिता का बहुत लाडला था। उसका नाम था रांझा। रांझा जब मात्र 11 वर्ष का था, तभी से किसी सुंदर लड़की से निकाह करने के सपने देखने लगा था। उसके सपनों में एक ऐसी खूबसूरत लड़की आने लगी थी, जिसे उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। चौधरी उससे घर और खेती का काम करने को नहीं कहता था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार से रांझे को निकम्मा और निठल्ला बना दिया था। वो दिन भर गांव के चक्कर लगाया करता और बांसुरी की तान पर गीत गाता रहता। जब तक उसके माता पिता जीवित रहे, रांझा खूब मौज मस्ती करता रहा। किंतु जैसे ही उसके माता पिता का देहांत हुआ, उसकी ऐश परस्ती पर भाई अंकुश लगाने लगे। उसकी भाभियां भी उसे निकम्मा और निठल्ला कहकर उसका उपहास करने लगे। इन सब से तंग आकर रांझा अपने भाइयों से अलग हो गया। उसने अपने हिस्से की जमीन अलग करवा ली, किंतु वो उसी घर में अलग कोठरी में रहता था। एक दिन जब वो भोजन बनाने के लिए चूल्हा फूंक रहा था, तो उसकी एक भाभी ने उसे चुहल में कहा, रांझे, तू निकाह क्यों नहीं कर लेता? निकाह हो गया तो तेरी बीवी आकर घर का सारा काम कर लिया करेगी, फिर तुझे ये चूल्हे चौके के काम तो नहीं करने पड़ेंगे। तुम भी कैसी बातें कर रही हो बहन? रांझे की सबसे छोटी भाभी बोल पड़ी, भला सोचो तो, कौन इस निठल्ले और निकम्मे आदमी से अपनी लड़की ब्याहेगा? बात तीखी थी, रांझे के दिल में उतरती चली गई। आमतौर पर रांझा अपनी भाभियों की हंसी मजाक का बुरा नहीं मानता था, किंतु उस दिन छोटी भाभी की यह बात उसे बहुत बुरी लगी। वो बोला, जब तुम्हारे जैसी काली कलूटी का ब्याह मेरे भाई के साथ हो सकता है, तब मेरा ब्याह क्यों नहीं होगा? हां, भाभी ने मुंह मटकाया, जरा सूरत तो देख आईने में। मैं भी तो देखूं कि तू कौन सी हूर को ब्याह कर लाता है। उन दिनों झंग सियाल की मुखिया की बेटी हीर की खूबसूरती के चर्चे आसपास के सारे क्षेत्र में फैले हुए थे। वो बहुत ही खूबसूरत थी। बहुत से नौजवानों ने उसके पिता के पास अपनी शादी के पैगाम भेजे थे, किंतु हीर ने उन सभी रिश्तों को ठुकरा दिया था। वो अपनी पसंद के अपने जैसे ही किसी सुंदर नौजवान से निकाह करना चाहती थी। उस दिन छोटी भाभी का ये ताना कि देखे तू कौन सी हूर को ब्याह कर लाता है, रांझे के सीने में नस्तर बनकर उतर गया। उसने घर का दरवाजा बंद किया और ये कहकर कि अब तो हीर के साथ निकाह करके ही इस घर में कदम रखूंगा, वो घर से निकल गया। रांझा घर से चला तो गया, किंतु उसे इस बात का पता नहीं था कि हीर का गांव किधर है। गांव के समीप एक नदी बहती थी। वो अनुमान से नदी के किनारे किनारे ऊपर की दिशा में चल पड़ा। वो सारे दिन चलता ही रहा। फिर जब भूख प्यास से परेशान हो गया और रास्ते की थकान ने उसे व्याकुल कर दिया, तो वो वृक्ष के नीचे बैठ गया और बांसुरी पर एक दर्द भरी तान छेड़ दी। पास ही एक पीर का स्थान था। बांसुरी की धुन सुनकर वो रांझे के निकट आ बैठा। हीर से मिलने की आशा मन में सजोए रांझा आंखें बंद करके तन्मयता के साथ बांसुरी बजाता रहा। काफी देर के बाद जब उसने बांसुरी बजाना बंद किया, तो उसकी निगाह समीप बैठे फकीर पर पड़ी। राजे ने उठकर बड़े सम्मान से उसकी कदम पोशी की। फकीर ने दुआ के लिए अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। फिर उसने रांझे से कहा, बेटा, कौन हो तुम और आगे कहां जा रहे हो? उत्तर में रांझे ने संक्षेप में अपनी कहानी पीर को सुना दी। सुनकर पीर ने कहा, बेटा, तेरी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। इस नदी के किनारे किनारे सीधा आगे को चला जा। यहां से कुछ दूरी पर ही हीर का गांव है।
मैं तेरी कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करूंगा। पीर से विदा लेकर रांझा आगे चल पड़ा और जल्दी ही झंग स्याल के पास जा पहुंचा। नदी के जिस किनारे चलकर रांझा वहां पहुंचा, उसके दूसरे किनारे पर हीर का गांव था। नदी का पाट चौड़ा था और उसमें पानी भी गहरा था। उसे तैरकर पार नहीं किया जा सकता था। रांझा सोचने लगा कि वो कैसे इस नदी को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचे। तभी उसकी नजर एक मल्लाह पर पड़ी, जो अपनी नाव को खेता हुआ उसी ओर आ रहा था। जब वो मल्लाह उसके पास पहुंचा तो रांझे ने उससे अपनी नौका में उसे बैठाकर उस पार ले जाने का आग्रह किया। मल्लाह ने उस पार ले जाने का किराया मांगा, पर रांझे के पास तो एक सोने की अंगूठी के अलावा एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सोने की अंगूठी वो देना नहीं चाहता था, सो नौका का किराया वो कहां से देता। तब उसने तैरकर नदी पार करने का फैसला किया। उसी समय दूसरी ओर जाने वाले कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे। ये लोग अपना सामान झंग में बेचने के लिए आए थे। रांझे को नदी में उतरते देखकर उन्होंने उसे रोका और मल्लाह को फटकारा कि जब इस नौजवान के पास देने के लिए किराया नहीं है, तो क्या तुम उसे अपनी नौका में उस पार नहीं ले जा सकते? तुम सब लोगों से नौका का किराया लेते हो, एक आदमी को बगैर किराया दिए नदी पार करा दोगे तो तुम्हें कौन सा घाटा हो जाएगा? ग्रामीणों की फटकार सुनकर मल्लाह शर्मिंदा हो गया और उसने रांझे को अपनी नौका में बिठाकर दूसरी ओर पहुंचा दिया। उस पार पहुंचकर रांझे ने नदी किनारे एक सुंदर सी बारादरी बनी हुई देखी। उसने मल्लाह से पूछा तो मल्लाह ने बताया कि वो बारादरी गांव के मुखिया की बेटी हीर की है। बारादरी में एक खूबसूरत पलंग बिछा हुआ है और उस पर शानदार बिस्तर बिछा हुआ है। हीर जब कभी यहाँ घाट पर अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए आती है तो इस बारादरी में आकर विश्राम किया करती है। ये जानकर कि पलंग हीर का है, रांझे को उस पर सोने की लालसा पैदा हो गई। उसने मल्लाह को अपनी उंगली से उतारकर सोने की अंगूठी दे दी और उससे कहा कि वो रात भर इस पलंग पर उसे सो लेने दे। पहले तो मल्लाह ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब रांझे ने उसे अपनी सोने की अंगूठी दे दी तो वो मान गया। रांझा बड़े चाव और इत्मीनान से उस पलंग पर जा लेटा। वो थका हुआ था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। कुछ लोगों ने रांझे को हीर के बिस्तर पर सोते देखा तो उन्होंने गांव में जाकर हीर को बता दिया कि उसके पलंग पर एक अजनबी परदेसी सोया हुआ है। ये सुनकर हीर को बहुत गुस्सा आया। वो उसी समय अपनी कुछ सहेलियों को साथ लेकर नदी की ओर चल दी। हीर और उसकी सहेलियों ने पहले तो मल्लाह की खूब जमकर पिटाई की और फिर पलंग पर चादर तानकर सोए हुए उस अजनबी परदेसी के पास पहुंच गई। हीर ने पलंग पर सोए अजनबी को पीटने के लिए हाथ उठाया ही था कि उसकी एक सहेली ने चादर खींचकर रांझे को जगा दिया। रांझे ने जैसे ही आंखें खोली, उसकी नजर पलंग के पास खड़ी हीर पर जा पड़ी। अरे, ये तो वही है जिसे मैं हर रात सपने में देखा करता हूं, रांझे ने आश्चर्य से अपने आप से कहा और फिर उठकर बैठ गया। एक स्वस्थ और सुंदर नौजवान को देखते ही हीर का उठा हुआ हाथ अपने आप ही नीचे आ गया। वो रांझे को देखते ही रह गई। कौन हो तुम? हीर ने स्वयं को संभालते हुए पूछा। मेरा नाम रांझा है, मैं तख्त हजारा का रहने वाला हूं, रांझे ने अपने बारे में बताते हुए कहा। मैं तुम्हारी तलाश में इतनी दूर पैदल चलकर यहां आया हूं, तुम्हें देख लिया तो मेरी मेहनत सफल हो गई। क्या तुम मुझे पहले से जानते थे? हीर ने हैरान होकर पूछा। फिर स्वयं ही बोली, मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हम एक दूसरे को पिछले जन्म से ही जानते हैं। वो तुम ही हो रांझे, जिसे मैं सोते जागते रात दिन सपने में देखा करती हूं। मैंने भी सपने में तुम्हें हजारों बार देखा है हीर, रांझे ने भावुक स्वर में कहा। मैं तुम्हें पाने के लिए ही तो इतनी तकलीफें उठाकर यहां आया हूं। हीर, अगर तुम मुझे न मिली तो मैं जिंदा न रह सकूंगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है रांझे, लगता है खुदा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना। हीर ने कहा, मैं अपने पिता से कहकर तुम्हें अपने घर पर रखवा लूंगी, तुम हमारे खेतों में काम करते रहना। रांझे से मिलने के बाद हीर ने घर पहुंचते ही अपने पिता को रांझे के बारे में बताते हुए उनसे आग्रह किया
कि वो रांझे को अपने यहाँ कोई काम दे दे। इकलौती बेटी की जिद देखकर उसके पिता ने रांझे को अपनी भैंसों को चराने और उनकी देखभाल करने का काम सौंप दिया। उस दिन से रांझा हीर के यहाँ ही रहने लगा और उसके घर के सारे काम करने लगा। सुबह होते ही वो भैंसों को लेकर जंगल में चला जाता। दोपहर को हीर उसके लिए खाना लेकर वहां पहुंच जाती। दोनों घंटों बातें करते रहते। हीर का एक चाचा था, उसका नाम था कैदो। वो लंगड़ा था। वो पहले दिन से ही इस बात के खिलाफ था कि किसी नौजवान नौकर को रखा जाए। एक दिन जब हीर रांझे के लिए दोपहर का खाना लेकर जंगल की ओर चली तो वो भी छिपकर उसके पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ा। उसने हीर और रांझे को प्यार भरी बातें करते देखा तो उसका कलेजा सुलग उठा। घर आकर उसने अपने बड़े भाई से सारी बातें बताई तो उसने उन पर यकीन न किया। उल्टे उसने कैदों को ही फटकारा। जब हीर की सहेलियों को इस बात का पता चला कि कैदों ने उसके पिता से हीर की चुगली की है तो उन्होंने एक दिन कैदों को घेर लिया और जमकर उसकी पिटाई कर डाली। उन्होंने उसके घर के बर्तन भाड़े फेंक दिए और घर में आग लगा दी। कैदों ने गांव वालों को विश्वास दिलाने के लिए बहुत कोशिश की, किंतु गांव वाले उसकी बात का विश्वास करने को तैयार न हुए। बोले, कैदो, तूने जरूर इन लड़कियों को छेड़ा होगा, हीर की झूठी शिकायत की होगी। तेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए तू हर लड़की को अपना दुश्मन समझता है। कैदो उस वक्त तो मार और फटकार खाकर चुप रह गया, किंतु वो शांत नहीं बैठा। उसने हीर और रांझे को बदनाम करना शुरू कर दिया। कहावत है कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। हीर और रांझे की प्रेम कहानी धीरे धीरे सारे गांव में चर्चा का विषय बन गई। हर आदमी के मुख से हीर रांझे का नाम सुनकर हीर का पिता क्रोधित हो गया और उसने रांझे की पिटाई कर डाली। उससे भैंस चराने का काम छीन लिया और उसे घर से निकाल दिया। निराश होकर रांझे ने नदी के किनारे एक झोंपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। हीर को जब भी मौका मिलता वो रांझे के लिए खाना लेकर उसकी झोंपड़ी में चली जाती। उसने रांझे से यहां तक कह दिया कि वो उसे भगाकर ले चले, किंतु रांझे ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वो बोला, हीर, मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर ही अपने घर ले जाऊंगा। बेटी की बदनामी से तंग आकर हीर के पिता ने उसका निकाह खेड़िया गांव के निवासी अज्जू के साथ कर दिया। हीर बहुत चीखी चिल्लाई, बहुत रोई, किंतु किसी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसकी डोली विदा कर दी। हीर की शादी का समाचार सुनकर रांझे को बहुत दुख हुआ। वो गुरु बालानाथ से दीक्षा लेकर उनका शागिर्द बन गया। उसने अपने कान छिदवाकर साधुओं की तरह कुंडल पहन लिए और हीर के नाम की अलख जगाने लगा। ससुराल में पहुंचकर हीर ने निश्चय कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने पति को अपना बदन नहीं छूने देगी, क्योंकि वो रांझे को अपना पति मान चुकी थी। अब उसका पति रात को उसके सुहाग कक्ष में आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि काजी ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके निकाह की रस्म पूरी की है, इसलिए वो इस निकाह को नहीं मानती। रांझे के विरह में हीर दिन प्रतिदिन घुलने लगी। हर समय वो रांझे की याद में गुमसुम बैठी रहती। उसकी ससुराल वाले उसकी ऐसी हालत देखकर परेशान थे। हीर के गांव की एक और लड़की खेड़िया गांव में ब्याही थी। वो स्याल अपने मैके जा रही थी। जाने से पहले वो हीर से मिलने के लिए गई और उससे कहा कि यदि वो अपने माता पिता के लिए कोई संदेश भेजना चाहे तो उसे बता दे, वो उसे उसके माता पिता के पास पहुंचा देगी। ये सुनकर हीर ने उससे कहा, बहन, माता पिता के नाम तो नहीं, हाँ, मैं अपने प्रेमी रांझे के नाम एक संदेश जरूर भेजना चाहती हूँ। अगर रांझा तुम्हें मिले तो उससे कहना कि एक बार वो मुझे अपनी सूरत आकर दिखा जाए। मैं उसके विरह में रात दिन जल बिन मछली की तरह तड़पती रहती हूँ। उसकी सहेली उसका संदेश लेकर अपने गांव चली गई। रांझा जिस झोपड़ी में रहता था वो झोपड़ी उसने छोड़ी नहीं थी। वो जोगी वाला वेश धारण कर अब भी उसी झोपड़ी में रहता था और रात दिन हीर को याद करके व्याकुल होता रहता था। उसकी बांसुरी से अब दर्द भरी ताने निकलने लगी थी। हीर की सहेली ने जब उसे जाकर हीर का संदेश सुनाया तो वो उसी समय खेड़िया गांव के लिए चल पड़ा। खेड़िया गांव में पहुंचकर रांझे ने गांव से बाहर एक झोंपड़ी बना ली। क्योंकि वो जोगी वेश में रहने लगा था, इसलिए गांव वालों ने भी उसके वहां रहने पर कोई ऐतराज नहीं किया। एक दिन रांझा भीख मांगने के लिए हीर के दरवाजे पर पहुंच गया, लेकिन उसकी याद में तड़पती हीर को पता ही न चला
कि फकीरी वेश में भीख मांगने के लिए आया हुआ फकीर हकीकत में रांझा है, जिसकी याद में वो रात दिन घुलती रहती है। हीर की ननद ने उसे भिक्षा लाकर दी तो वो दीदार की अधूरी प्यास लिए वापस लौट आया। रांझे को ये तो पता लग ही चुका था कि हीर का निकाह गांव के अज्जू चौधरी के साथ हुआ है। उसने उसका घर भी देख लिया था। अतः अब वो गांव में जाता और किसी घर से भीख मांगने न जाता, वो सीधा अज्जू चौधरी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता। इस तरह रोज रोज अपने दरवाजे पर जोगी को भिक्षा मांगने के लिए आता देखकर एक दिन हीर की ननद सहती को गुस्सा आ गया। उसने रांझे के हाथ से उसका मिट्टी का कटोरा छीन लिया और उसे जमीन पर पटक कर बोली, जोगी, इस गांव में और भी तो घर हैं, लेकिन तू रोज रोज हमारे घर पर ही आकर भिक्षा क्यों मांगता है? रांझे को भी गुस्सा आ गया। उसने भी ऊंची आवाज में हीर की ननद को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हीर ने रांझे की आवाज पहचान ली। वो दरवाजे पर आ गई। जोगी पर नजर पड़ते ही वो उसे पहचान गई कि ये जोगी और कोई नहीं, रांझा ही है। उसने ननद को समझाया। हीर को देखते ही रांझा भी शांत हो गया। हीर रांझे को अपने घर के अंदर ले गई और उसकी खूब आव भगत की। वही नहीं, सारा गांव ही रांझे को पहुंचा हुआ जोगी समझने लगा था। उस दिन से रांझा रोज ही भिक्षा मांगने के बहाने हीर का दीदार करने के लिए उसके घर पहुंचने लगा। कभी कभी जब हीर अकेली होती तो वो घंटों तक वहां बैठा हीर से बातें करता रहता। एक दिन हीर की ननद सहती ने उन दोनों को प्यार मोहब्बत की बातें करते देख लिया और वो उनके प्रेम के रहस्य को समझ गई। रांझे के चले जाने के बाद सहती ने हीर से पूछा कि वो जोगी वास्तव में कौन है जिससे तुम इस तरह घुल मिलकर बातें करती रहती हो? हीर ने उसे साफ साफ बता दिया कि वो रांझा है, मेरा प्रेमी। मैं उससे प्रेम करती हूं। उससे बातें करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। हीर की ननद एक सुंदर युवक मुराद से प्यार करती थी, किंतु उसके घर वाले मुराद से उसे मिलने नहीं देते थे। हीर ने जब अपना रहस्य उसके सामने जाहिर कर दिया तो सहती ने उससे कहा, भाभी, मैं भी एक युवक मुराद से प्यार करती हूं, किंतु घर वाले हमारे मिलन में बाधक हो रहे हैं। ऐसा करो कि तुम मेरा काम बनाओ, मैं तुम्हारा काम बनवा दूंगी। वो कैसे? हीर ने उत्सुकता से पूछा। सहती ने कुछ क्षण के लिए विचार किया, फिर बोली, कल मैं, तुम और बहुत सी लड़कियां खेतों में कपास बीनने जाएंगी। तुम वहां जमीन पर गिर जाना और झूठ मूठ ये शोर मचाने लगना कि तुम्हें सांप ने काट लिया है। गांव वाले तुम्हें चारपाई पर डालकर गांव ले जाएंगे। मैं तुम्हारे प्रेमी जोगी को इलाज के लिए बुलाने जाऊंगी और उसे सारी बातें सिखा दूंगी। वो यहां पर यह कहेगा कि हीर का इलाज यहां गांव से बाहर अपनी झोपड़ी में करेगा। इस पर हमारे घर वाले तुम्हें उसकी झोपड़ी में भेज देंगे। मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास रहूंगी। इस बीच मैं अपने प्रेमी के पास खबर भिजवा दूंगी। वो रात को आकर मुझे ले जाएगा और तुम जोगी के पास रहना। ये योजना बनाकर दोनों ने फिर वैसा ही किया और अगले दिन कपास बीनने के लिए खेत पर चली गई। कुछ ही देर बाद हीर सांप द्वारा काट लेने का बहाना करके जमीन पर लेट गई और चीखने, चिल्लाने व कराहने लगी। साथ आई गांव की अन्य औरतें ये देखकर गांव की ओर दौड़ गई और चौधरी अज्जू को जाकर बताया। अज्जू और उसका पिता दौड़े दौड़े हीर के पास पहुंचे और उसे चारपाई पर डालकर घर ले गए। फिर सहती ने ही उन्हें सलाह दी कि गांव के बाहर जो जोगी झोपड़ी बनाकर रहता है वो सर्पदंश का इलाज जानता है। वो चाहे तो हीर बच सकती है, वरना उसकी मृत्यु निश्चित है। घबराया हुआ अज्जू चौधरी तब हीर को रांझे की झोपड़ी में ले गया और उससे हीर का इलाज करने की प्रार्थना की। रांझा इस शर्त पर हीर का इलाज करने के लिए तैयार हो गया कि झोपड़ी में इलाज के दौरान कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा। हाँ, कोई स्त्री इसके पास रह सकती है। इस पर सहती झट से बोल पड़ी, मैं रहूंगी भाभी के पास। इस तरह सहती भी रांझे की झोपड़ी में पहुंच गई। योजना अनुसार रात के समय सहती का प्रेमी मुराद ऊंट पर चढ़कर वहां पहुंच गया। वो अपने साथ एक दूसरा ऊंट भी लाया था। मुराद ने सहती को ऊंट पर बैठा लिया। दूसरे ऊंट पर रांझा और हीर सवार हो गए। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपना नया संसार बसाने के लिए विपरीत दिशाओं में चल पड़े। अगले दिन जब अज्जू हीर को लाने के लिए जोगी की झोपड़ी में पहुंचा तो वहां न तो सहती थी और न ही हीर या जोगी। इससे अज्जू समझ गया कि हीर को लेकर जोगी भाग चुका है।
तब वो गांव वालों के साथ लाठियां और तलवारें लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मुराद तो सैती को लेकर दूर निकल चुका था, अतः वो हाथ नहीं आया, किंतु जंगल में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए हीर और रांझा उन्हें मिल गए। गांव वालों ने पहले तो रांझे को बहुत मारा पीटा, फिर उसे हीर को अगवा करने के इल्जाम में इलाके के हाकिम के सामने पेश कर दिया गया। रांझे पर हीर का अपहरण करने का मुकदमा चलाया गया। वो हकीम बहुत इंसाफ पसंद था। वो हीर के सच्चे प्रेम की कहानी सुन चुका था, अतः उसने हीर और रांझे को तो मुक्त करा दिया, किंतु उसके ससुराल वालों को बहुत डांटा फटकारा। उसने उनसे कहा कि यदि उन लोगों ने हीर और रांझे को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उन्हें कैद में डलवा देगा। हीर के ससुराल वाले अपना सा मुंह लेकर लौट गए। रांझा हीर को लेकर अपने घर की ओर चलने को हुआ, लेकिन तभी उस गांव की औरतों ने उससे कहा, राजे, हीर तो अब कानूनी रूप से तुम्हारी हो चुकी है। तू अपने घर जा और गांव से बारात लेकर हीर के घर आ और ब्याह कर उसे डोली में बिठाकर अपने घर ले जा। रांझे ने हीर की ओर देखा तो उसने भी अपनी सहमति व्यक्त कर दी। तब हीर तो अपने पिता के घर चली गई और रांझा अपने परिवार वालों को लाने के लिए चल पड़ा। गांव में जाकर रांझे ने जब ये समाचार सुनाया तो परिवार वाले बहुत खुश हुए और बारात सजाकर हीर को ब्याहने के लिए चल पड़े। लेकिन जब रांझे की बारात वहां पहुंची तो वहां मातम छाया हुआ था। रात को ही हीर के परिवार वालों ने उसे दूध में जहर मिलाकर पिला दिया था। परिणाम स्वरूप हीर की मृत्यु हो गई। हीर की मौत की खबर सुनकर रांझा पागल हो उठा। उसने अपने सिर से सहरा उतार कर फेंक दिया और हीर की लाश से लिपटकर दहाड़े मारकर रोने लगा। गांव वालों ने हीर की लाश से उसे अलग करना चाहा, किंतु वो अलग नहीं हुआ और उसी तरह हीर को अपनी बाहों में भरे हुए उसने भी अपनी जान दे दी।